नमस्कार देश के भावी शिक्षक शिक्षिकाओं। आज मैं आप लोगों को सीडीपी के प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं जो भी सेट लेकर आता हूं उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप मेरे द्वारा कराए जा रहे सभी सेट देख लेते हो तो आपका सीडीपी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और सीडीपी से आने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप चाहें जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे सुपर टेट, टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो सीडीपी सभी एग्ज़ाम में आती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 से, जिसमें 31 दिया है कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो क्या होती है दोस्तों। इसके लिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो सीखना है दोस्तों एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र किसमें होता है दोस्तों। इसके लिए भी ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्या होता है इसमें दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है, किसमें प्रयुक्त होती है, ये होती है दोस्तों व्यक्तिक अध्ययन हेतु प्रयुक्त की जाती है केस स्टडी विधि। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है निरीक्षण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। तो पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ होता है दोस्तों क्या, इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में क्या होता है दोस्तों, इससे पाठ को समझने में अधिक सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, इस प्रारंभिक महत्वपूर्ण कारक ये होता है घर का वातावरण, मतलब घर का जैसा वातावरण होगा बालक वैसा ही उसमें ढलेगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनकी क्या करे दोस्तों, उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। क्या होता है, ये कंडीशन कब होती, बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके जो क्या है सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतस्थ व्यक्तिक संबंधों की ओर उन्हें प्रेरित करे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गुण आम तौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है। तो कौन सा गुण होता है, ये होता है दोस्तों बहिमुख जो गुण होता है, ये आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है। शब्दों को वाक्य में क्रमानुसार लगाने के नियम को कहा जाता है वाक्य विन्यास। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है। तो कौन सी विधि होती है दोस्तों, वो होती है समस्या परक सूची जो होती है, ये प्रविधि जो होती है पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल की भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो खेल के साथ साथ में क्या होता है दोस्तों, खेल से सर्वांगीण विकास होता है, बतलाना चाहिए, उन्होंने खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। इसके बाद कौन से विकल्प दिए हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़ा पीडीएफ जूम हो गई है। इसका दोस्तों क्या है, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। तो क्या होता है दोस्तों, जो स्कूल में कोई भी गेम होते हैं दोस्तों, इससे क्या होता है बच्चों में खेल के प्रति लगाव होगा और खेल के माध्यम से भी वे सीखेंगे। अगला है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। दोस्तों शिक्षा किसी संकुचित मतलब निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है तो इसका मतलब होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। मतलब सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और वो स्कूल, घर, परिवार, दोस्तों से सदैव सीखता रहता है।
अगला क्वेश्चन है कि बाह्य वातावरण को कहते हैं, बाह्य वातावरण को मतलब बाह्य प्रेरणा को कहते हैं। तो बाह्य प्रेरणा को कहते हैं दोस्तों नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं बाह्य प्रेरणा को। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विकास के मुख्य रूप कौन कौन से हैं। तो विकास के मुख्य रूप कौन कौन से नहीं है पूछ रहा है, विकास के मुख्य रूप कौन कौन से नहीं है। तो याद रखिएगा जो जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास जो होता है ये दो है विकास का मुख्य रूप नहीं है। बाद बाकी शारीरिक तथा मानसिक विकास ये होता है। संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास भी होता है। नैतिक तथा चारित्रिक विकास भी होता है, लेकिन जनसंख्या तथा भूमि विकास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा कैसे होते हैं। बच्चे दोस्तों होते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट है, अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वे बालक जो भाषा बोलने सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं ग्रस्त होते हैं। जो बालक जो होते हैं भाषा बोलने सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों डिस्फेजिया होता है। जो बोलने सुनने तथा लिखने में समस्याग्रस्त होते हैं उन्हें डिस्फेजिया की बीमारी होती है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। कौन सा मतलब सिद्धांत जो है वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत होता है ये दोस्तों बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने में लगता है। मतलब कौन सी अवस्था है जिसमें जो बच्चा होता है परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो ये दोस्तों होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने तथा उनमें विभेद करने लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निमोनिक्स एक ऐसी व्यूहरचना है जिसमें क्या होता है दोस्तों निमोनिक्स में क्या होता है। इसमें दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर ए राइट है कि निमोनिक्स में स्मृति में नई सूचनाओं का पुनः स्मरण करने में सहायता मिलती है। निमोनिक्स में क्या होता है कि जैसे मेमोरी मतलब हमारे माइंड की मेमोरी जो होती है इसमें नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता मिलती है। जो भूल चुके हैं उनको याद करने की कोशिश की जाती है। और इसके बाद हमारे कुछ अगले क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या होता है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या होता है। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो होता है कि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम है सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी है द्वितीय मानसिक योग्यता, मतलब द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं तो आपको सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है। गणित के शिक्षक के रूप में क्या होना चाहिए दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। गणित के शिक्षक के रूप में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब जैसे सभी बच्चे तो ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक कक्षा में कि जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न जानते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रख के ही पढ़ाना होगा। अगला है कि शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करके। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त होता है। प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना है दोस्तों। जो पिछड़े शिक्षार्थी होते हैं इनको हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में निहितार्थ होता है। समावेशी शिक्षा में क्या निहितार्थ होता है। सामान्यीकरण होता है, असमायोजन होता है और भी विकल्प इसके हम देख लेते हैं कौन कौन से दिए हैं। जो इसमें दोस्तों दिया है ऑप्शन नंबर ए मतलब सामाजिकरण जो दिया था वही विकल्प राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 आवश्यकताओं तथा 6 चरणों को प्रस्तुत किया है। नैतिक विकास आप लोग जानते होंगे। नैतिक विकास जो संबंधित है कोहल वर्ग से संबंधित है। नैतिक विकास जिन्होंने क्या है 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है
कि स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की, डैश डैश सफल एवं आदर्श अभिगम का मुख्य आधार होता है। तो क्या होता है दोस्तों जी, सहभाग का होता है स्कूल शिक्षक की, और शिक्षक के साथ होना चाहिए, शिक्षक के बच्चों के साथ, और शिक्षक के अभिभावकों के साथ क्या होती है, सहभागिता होती है, तभी बच्चा सफल हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है। स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए क्या आवश्यक होता है? इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट है कि क्या होता है, शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उन्हें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन? स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक होता है कि शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उन्हें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। कैसी चलती है? सतत रूप से चलती है, जिसमें जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है कि विकास की शैशव अवस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों? सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं निरीक्षण से अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत? ये दोस्तों बंडूरा और वाल्टस ने किया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। दोस्तों विकास के संबंध में क्या होता है कि किसी बच्चे में वृद्धि विकास की गति को ध्यान में रखकर और उसके आगे बढ़ने की दिशा स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये क्या है इसका दोस्तों? कथन असत्य है। दोस्तों इसमें अब 62 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तक करवा दिए हैं। अगर आपको मेरे द्वारा करवाए क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।